जय हिंद एवरीवन। भैया वीडियो भेज आज दी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जय हिंद। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा एटॉमिक मास। एक एलिमेंट का तुम्हारा एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन आओ पहले एक जनरल चीजें समझते हैं, है ना, ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आए। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि ये तुम्हारे पास एक कोई बॉल है, कोई भी बॉल है। वो मान लो कि मैंने बोल दिया कि 10 किलो की है। कितने किलो की? 10 किलो की है। और तुम्हारे पास एक ये बॉल है और मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो मुझे इसका एक एग्जैक्ट वेट बताओ कि इसका एग्जैक्ट वेट क्या होता है। तो तुम कहोगे कि भैया मेरे को वेइंग मशीन दे दो तो मैं इसको बड़े आराम से बता दूँ। मैं बोलता हूँ नहीं, तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू वो ए हो, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में तुम मुझे बी का वेट बताओ, तब क्या करोगे? तो तुम क्या बोलोगे कि भैया वो जो तराजू होता है ना, वेइंग स्केल, वो दे दो, वो भी मैं कर लूंगा। कैसे? तुम बोलोगे कि भैया एक काम करो, ये जो ए वाला है, ए को मैं मतलब क्या कहते हैं कुछ इक्वल टुकड़ों में काट देता हूँ, तोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ तुमको। ये तुमने क्या किया, ए को तुमने 10 टुकड़ों में तोड़ दिया। जब तुमने उसको मतलब क्या कहते हैं लगभग लगभग 10 टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे मान लो कि इसको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, या फिर है ना, इस तरीके से मान लो कि 10 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर जैसे मान लो कि मैं 12 बोल देता हूँ कि 12 किलो है, तो तुमने और इस तरह से कर दिया। ठीक है, एक और मान लो कि इस तरह से और बना दिया, है ना। तो तुम्हारा 9, 10, 11, 12 ऐसे तुम्हारा मान लो कि 12 टुकड़ों में तुमने इक्वली तोड़ दिया। इक्वल एकदम 12 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब तुमने क्या किया कि जब तुमने उसका एक टुकड़ा निकाला, मतलब कि कोई भी उसका एक टुकड़ा निकाला, तब तुमने देखा कि यार वो तो एग्जैक्टली बी के वेट के बराबर है। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम बी को ए के वेट के कंपेयर कर सकते हो कि हाँ यार जो तुम्हारा बी का वेट है वो तुम्हारा 1/12 है तुम्हारा ए के वेट के? बताओ मुझे, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उसको? हाँ। है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक बड़ी सी बॉल है या फिर बड़ा सा एक परात रखी हुई है ना, बड़ी सी एक परात रखी हुई है जो कम से कम 12 किलो की हो रखी है। और तुम्हारे पास एक छोटी परात हो रखी है, और वो तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं कितने किलो की, वो हमें नहीं मालूम। तो हमको उसका वेट निकालना है। लेकिन तुमको जो वेट निकालना है इसका, बी का जो एग्जैक्ट वेट निकालना है, वो तुमको ए की कंपैरिजन में निकालना है कि मतलब ए के कंपैरिजन में कैसा है। तो तुम क्या करोगे, इस ए वाले को इक्वली तोड़ने स्टार्ट कर दोगे, काफी हिस्सों में तोड़ दोगे लेकिन इक्वली तोड़ोगे। तो तुमने क्या किया, काफी इसको तोड़ा, इक्वली उसमें तोड़ दिया। तो तुमको पता चला कि हाँ यार, मैं 12 किलो का जो ये परात है इसको मैं 12 हिस्सों में एकदम इक्वली तोड़ सकता हूँ। और जब मैंने इसकी दो परात निकाली, जैसे मान लो कि मैं इसकी मतलब दो हिस्सा निकालता हूँ, तो जब मैं दो हिस्सा निकाल रहा था तो ये भारी हो जा रहा था। तो इसका मतलब है कि यार ये बी के वजन के बराबर नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि मैं तराजू अगर दिखाता हूँ तो ये किस जगह रखूंगा, ये किस जगह रखूंगा। और अगर मान लो कि अगर मैं ये दो इस तरह से रखता हूँ तो ये दो तुम्हारा इतना भारी है कि ये तुम्हारा नीचे चला जा रहा है, और ये तुम्हारा जो ये बॉल है ये अभी भी ऊपर ही है, पराती वाली ऊपर ही है। तो लेकिन जैसे ही मैंने मतलब क्या किया कि इसको अब एक कर दिया, मतलब कि अब मैंने इसको क्या किया कि अब मैंने इस जगह एक रख दिया, और जैसे ही एक रखा तो ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं बी वाली परात के एकदम बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो 12 इक्वल जो आपके मतलब क्या कहते हैं हमने जो है डिवाइड किए हैं, उसमें से जो एक पार्ट है ना, केवल एक पार्ट है, वो तुम्हारे किसके इक्वल हो रखा है? वो आपके एग्जैक्टली आपके बी के वेट के इक्वल हो रखा है ना। बी के वेट के इक्वल हो रखा है। इसका मतलब है कि जो भी आपका जो बी का वेट है वो आपका 1/12 है आपका ए के वेट के, मतलब कि 12 में से 1 किलो वेट है उसका। ये चीज है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आगे अभी अगर जैसे मान लो है ना, ये चीज अब मैं ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा 14 किलो का है, और जब तुम उसके 2 किलो उसका होता है तब जाके बराबर होता है, तब तुम क्या करोगे, 2/12 इस तरह से लिख दोगे कि हाँ ये तुम्हारा उसका यूनिट होता है। तो मैं तुमको फ्रैक्शन अभी निकालना बता रहा हूँ, पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना। अब देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ कि एटॉमिक मास में इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखो, हमें मालूम है कि भैया जब भी हम लोग कोई एक एटम बनाते हैं, एटम कैसे बनाते हैं कि बीच में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। बीच में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, और इसके अराउंड क्या होती है, शेल होती है। के शेल, एल शेल, फिर उसके बाद एम शेल, फिर एन शेल। इस तरीके से आपकी शेल्स होती हैं। और इन शेल्स में आपके नाच रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, नाच रहे होते हैं। क्या नाच रहे होते हैं? आपके आउटर इलेक्ट्रॉन में नाच रहे होंगे। हर एक शेल में आपके मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे होंगे। आपके सेंटर में क्या पाया जाता है, आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है, और आपका मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन पाया जाता है। एक्चुअली में जो वेट होता है एक एटम का, जो वेट होता है एटम का, जो एक मास होता है, वो आपका मास मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का भी मास कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा हल्का होता है कि मतलब हम क्या कहते हैं कि उसका नेग्लेक्ट करके हम बस केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कर लेते हैं, जो कि मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। किसके अंदर पाया जा रहा है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। ये चीज़ है। और अगर तुमसे अगर कोई भी बोल देना कि यार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलेंगे, तुम उसको न्यूक्लियॉन भी बोल सकते हो। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब
कि न्यूक्लियस के वो पार्ट जो कि आपके एटम के अंदर पाए जा रहे हैं। ये समथिंग समथिंग वैसा ही है जैसे तुमने मतलब क्या कहते हैं सेल चैप्टर में पढ़ा था। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल सी बात हाँ भैया। आ गया ना? अभी अगर जैसे मान लो कि मैं एक ये कोई भी एटम था, नॉर्मल एटम बनाया, अब मैं एक हाइड्रोजन एटम बनाता हूँ। देखो हाइड्रोजन एटम का ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया है ना। और फिर जब तुम उसके अंदर एक शेल बनाओगे तो उसकी एक ऐसे शेल होती है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। और इसके सेंटर में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है तुम्हारा एक प्रोटॉन पाया जाता है ना। क्या पाया जाएगा? तुम्हारा एक प्रोटॉन पाया जाएगा, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अगले अगर अगर मान दो कि मैं ड्यूटेरियम की बात कर देता हूँ, टाइटेनियम जैसे हाइड्रोजन की बात कर देता हूँ, तो वहां तुम्हारे दो प्रोटॉन भी पाए जा सकते हैं, तीन प्रोटॉन भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी अगर सिंपल भाषा में तुमको बताऊं कि जो तुम्हारा एक हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का जो एक मतलब क्या कहते हैं कि इसका जो मास होता है, इस पूरे उसका मास मतलब कि इसके न्यूक्लियस का मास जो होता है वो लगभग लगभग कितना होता है, 1.673 इंटू 10 की पावर -24 तुम्हारा ग्राम। ये होता है इसका वेट होता है ना, कि मतलब इसके अंदर का एक वेट होता है। ठीक इसी तरीके से जो तुम्हारे 118 एलिमेंट है, सबके अपने अलग अलग न्यूक्लियस के अलग अलग वेट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ मुझे? सबके होंगे। और उनकी कैलकुलेशन सबकी याद रखना ये हमारे लिए बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। एक तो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो रखी है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने क्या किया कि एक प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ निकाल ली, क्योंकि देखो प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है। और अगर मैं एक प्रोटॉन की वैल्यू अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, हर किसी के साथ जोड़ देता हूँ, तो सबकी वैल्यू इस तरह से आ जानी चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यू छोटी रखी है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता। तो हम लोग जो इसमें इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग कार्बन 12 का इस्तेमाल करते हैं। और कोई अदर एलिमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कार्बन 12 का ही क्यों किया? क्योंकि कार्बन 12 हमारे मतलब क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा और हर जगह हर जगह पाया जाता है। ये चीज है। और यहाँ जो तुम्हारा कार्बन 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में कितने वो पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं 6, और तुम्हारे सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जा रहे हैं 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए, ओ सॉरी प्रोटॉन भी कितने पाए जा रहे हैं, 6 पाए जा रहे हैं। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ हाँ गया? भैया। आ गया ना? तो ये बस मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो C12 लिखा है, अगर मान लो कि मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ C12 एटम, तो इस C12 एटम का मतलब है कि इस कार्बन एटम के न्यूक्लियस में तुम्हारे 6 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं और 6 तुम्हारे न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। ये चीज़ है। और अगर मान लो कि मैं इसका एटॉमिक मास गिनता हूँ, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया एक काम करो, इसके जो मतलब क्या कहते हैं अभी एटॉमिक मास मतलब क्या कहते हैं इन दोनों के जो जो भी मासेस आ रहे हैं, एक प्रोटॉन का मास जो आ रहा है वो आप उसको मतलब क्या कहते हैं 12 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका टोटल मास आपका निकल कर आ जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा है ना। तो अगर अभी कंसिडर कर लेते हैं कि इसको टोटल ही कर देते हैं कि हाँ तुम्हारा 6 तुम्हारे पार्टिकल हो रखे हैं, 6 तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इसका एटॉमिक मतलब क्या कहते हैं टोटल 6 6 करके 12 हो गया, 12 तुम्हारा इसका एटॉमिक मास आ रहा है। तो मुझे मालूम है कि जो तुम्हारे एटॉमिक मास होती है उसकी यूनिट भी लिखना पड़ेगा। जैसे ये ग्राम होता है, जैसे ना तुम्हारा केजी होता है, ठीक वैसे तुम्हारे एटम्स के जो तुम्हारे वेट लिखा जाता है, एटम्स के अंदर जो तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट लिखा जाता है, वो या तो हम लोग AMU से लिखते हैं या तो यू से लिखते हैं। देखो ये तुम्हारे लिए टॉपिक थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एवागाड्रो वाला लॉ भी आता है, ये तुम लोग बड़ी क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अभी अगर तुम लोग केवल इतना भी समझ लोगे ना कि हाँ भैया जो एटॉमिक मास होता है, वो एटॉमिक मास आपका बेसिकली एक न्यूक्लियस से ही डेराइव्ड होता है कि आपके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन होते हैं, तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, इतने में ही हो गया। लेकिन मैं तुमको जनरल थोड़ा सा आगे के लिए बता रहा हूँ कि हाँ देखो ये ऐसा होता है, ये चीज़ है। तो अगर कहीं भी कार्बन 12 एटम लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि जो उसका एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास कितना है उसका, 12 एटॉमिक मास हो रखा है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, 12 AMU भी बोल सकता हूँ, या फिर सिंपल भाषा में केवल 12U भी बोल सकता हूँ। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये 12U, इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यहाँ देखो कार्बन के जो 12 एटम है उसमें जो तुम्हारा टोटल एटॉमिक मास है वो तुम्हारा 12U हो रखा है। इतना हो रखा है, बताओ मुझे समझ में आ गया? अभी अगर मान लो कि मैं इसी 12 को इधर साइड भेज देता हूँ तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं क्या बोल सकता हूँ, 1U इज इक्वल टू 1/12 इंटू कार्बन 12 एटम। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है कि भैया ये जो 1 लिखा है, ये आपका प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। अब आपके जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो भी वैल्यू है आप उसको इसमें ऐड करा दो, तो उसके कंपैरिजन में आप कार्बन से रिलेट करके आप बड़े आराम से उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? उसका किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का फुल्का जो भी मैंने बताने की कोशिश की? हाँ भैया।
आ गया ना। तो अभी देखो, अगर जैसे मान लो कि मैं सिंपल से बता देता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में जो प्रोटॉन पाए जाते हैं और जो तुम्हारे न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वो तुम्हारे 12-12 पाए जाते हैं। तो मुझे बताओ कि इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 24 AMU हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 24 AMU, कि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपका मतलब क्या कहते हैं एक एटॉमिक मास होता है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 24 AMU आ गया? इतना आया? आ गया। आ गया। लेकिन हाँ अगर भैया। मैं तुमसे बोलता हूँ चलो ठीक है 24 AMU, लेकिन मैं बोलता हूँ कि चलो इस 24 AMU की वैल्यू बताओ मुझे कि ग्राम में कितना है, केजी में कितना है, तो तुम क्या कहोगे? तुम बोल दोगे कि भैया एक काम करो, इसमें मतलब क्या कहते हैं जो कार्बन, जो आपका बेसिकली मतलब कि कार्बन का जो मास होता है उसको मतलब क्या कहते हैं 12 से डिवाइड कर दो, बाद में उसको 24 से मल्टीप्लाई करा दो। तो जनरल जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो जो तुम्हारे कार्बन का जो एक एटम होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? लगभग लगभग मतलब होता है तुम्हारा 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। तो अगर मान लो कि इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, इस पूरे फ्रैक्शन को अगर 12 से डिवाइड करता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो लगभग लगभग आने वाली है तुम्हारे 1.6605 इंटू 10⁻⁻23। तो इस 24, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो रखा है कि भैया जो आपका जो कार्बन होता है ना, जो आपका कार्बन का जो मास होता है, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल के बनते हैं, वो आपका टोटल आपका ये होता है। कितना होता है? ये होता है। और अगर मान लो कि अगर आपको चेक करना है कि आपका इसका मतलब क्या कहते हैं मैग्नीशियम का कितना है, तो कुछ नहीं भैया, अगर ये 1U = आपका इतना हो रखा है, इतना हो रखा है, तो एक काम करते हैं 24U = कितना हो जाएगा आपका? 1.6605 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 24। आप इधर भी मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा ये भी ये फ्रैक्शन ये भी बता सकता है कि अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरा 12 यूनिट है, मतलब कि 12 AMU है, तो तुम ये भी बोल सकते हो कि कार्बन से वो इतना ज़्यादा हैवियर हो रखा है, इतना ज़्यादा भारी हो रखा है, क्योंकि मैं 24 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 12 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 13 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो ये तो जो वैल्यू आ रही है तो कार्बन की आ रही है। एक बार मैं फिर से रिपीट कराता हूँ, सिखाता हूँ तुम लोग को, अच्छे से बताता हूँ, ध्यान देना। मैंने लिखा कार्बन 12 एटम, तो अगर मैं जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना कार्बन 12 एटम, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम 12 एटम, नहीं नहीं, मैग्नीशियम 24 एटम्स, ये लिख दिया मैंने। या फिर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एल्यूमिनियम तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एल्यूमिनियम तुम्हारा 20, तुम्हारा की 20, नहीं नहीं, तुम्हारा मैं इसको लिख देता हूँ सोडियम तुम्हारा 16 एटम है ना। क्या लिख देता हूँ? सोडियम 16 एटम। तो तुम इसका मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए कि हाँ भैया मतलब क्या कहते हैं कि इसमें जो कार्बन में जो आपका ये एक तरीके से एटॉमिक मास बता रहा है, क्या बता रहा है ये आपका? ये आपका एक तरीके से एटॉमिक मास बता रहा है इन टर्म ऑफ AMU, या फिर इन टर्म्स ऑफ U, जो कि आपका ये बोलता है कि हाँ आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ये चीज़ है। तो जो जनरली जो कार्बन के जो कार्बन 12 एटम होता है उसमें जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं 6, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं 6, ये चीज़ है। जब भी एक कोई न्यूट्रल एटम होता है ना, अगर मैं आइसोटोप आइसोबार की बात हटा दूं, तो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा मैग्नीशियम हो गया, तो अगर मैग्नीशियम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करूं, तो उसमें तुम्हारे 12-12 पाए जाएंगे। क्या क्या पाए जाएंगे? 12-12 पाए जाएंगे। और अगर मान लो कि अगर मैं इसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारा सोडियम की बात कर देता हूँ, सोडियम हो गया, फिर जैसे मान लो कि मैं ऑक्सीजन की बात कर देता हूँ, ऑक्सीजन में तुम्हारे 16 एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? तुम्हारा बेसिकली क्या पाया जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 8-8 पाए जाएंगे। तो देखो, तुम एक काम करो, एक ऐसी वेइंग मशीन लेकर आओ कि तुम मैग्नीशियम के एक प्रोटॉन की वैल्यू निकालो, उसको तुम वेट करके बता दो। फिर तुम उसके बाद कार्बन मतलब क्या कहते हैं कि इसकी इसकी वैल्यू लेकर आओ, ऑक्सीजन की एक प्रोटॉन की वैल्यू लेकर आओ, उसका तुम वेट बना दो। तो तुम इस तरीके से जब याद करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक चीज को, है ना, एकदम ये वैसा ही खेल हो गया कि मैंने तुमको एक बड़ा सा परात दी, एक छोटे से परात दी, और मैंने तुमको मतलब क्या कहते हैं कि तरह वो एक वेइंग मशीन नहीं दी है कि जो मतलब कि अलग से भी तौल लेता है। मैंने बोला कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तौलने के लिए, वो नहीं है, क्योंकि एटम का मास तौलने के लिए बहुत ही मतलब साइंटिफिक वे में जाना पड़ेगा, है ना। तो तुम सोचो अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कोई डिजिटल वेइंग मशीन नहीं है कि जो तुम्हारे एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सके, तो तुम क्या करोगे उसके कंपैरिजन में कोई एक अलग का वेट अच्छे से चूज कर लोगे, उसको अच्छे से डराइव्ड कर लोगे, है ना, मेहनत करके उसको डराइव कर लोगे, बाद में उसी के कंपैरिजन में मतलब क्या कहते हैं सभी का वेट तुम निकाल सकते हो, यही चीज है। तो मैंने क्या किया कि यार मैंने बड़ी मेहनत की, और मैंने क्या किया कि कार्बन के जो तुम्हारे एटम्स होते हैं, जो मैं लिखता हूँ कि कार्बन 12 एटम्स, तो मैंने इसके मतलब क्या कहते हैं इसका एटॉमिक मास बड़े आराम से निकाल लिया। तो जो मैंने इसका एटॉमिक मास निकाला वो तुम्हारा कितना आया? वो आया लगभग लगभग 1.99
26 इंटू 10⁻⁻23। और ये तुम्हारा इसका टोटल वेट है, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि चलो किसी एक एक का निकालो, चाहे प्रोटॉन का निकालो चाहे उसका निकालो, तो मैं कहूंगा कितने ही है। तुमने बोला भाई 12 है, तो एक काम करो 12 से डिवाइड कर दो। तो जब तुमने उसको 12 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 1.6605 इंटू 10⁻⁻24। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये की एक की वैल्यू है। अगर मान लो कि इसको तुम 12 से मल्टीप्लाई करा देते हो तो ये फिर से वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो तुम्हारा नंबर ऑफ, जो मतलब क्या कहते हैं कि ये जो उसकी वैल्यू है, चाहे नंबर ऑफ एक प्रोटॉन की चाहे नंबर ऑफ एक न्यूट्रॉन की वैल्यू हो, ये उसका एक एटॉमिक, मतलब क्या कहते हैं, एक एटॉमिक यूनिट हो रखी है, पर्टिकुलर एक उसके मास की हो रखी है, कार्बन के 12 एटम की हो रखी है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूँ कि ये जो तुम्हारा 12 एटम था, है ना, ये तुम्हारी ये किसी एक की वैल्यू की आई थी। अभी पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें कहीं तुम लोग कंफ्यूज सुनिए ना, मेरे को बस इतना बता दो यार, हल्का फुल्का। आगे। आ गया ना, ये चीज़ है। तो मैंने लिख दिया कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये टोटल नंबर ऑफ, ये तुम्हारे 12 यू लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये एक यू की वैल्यू है तो अगर मैं इसमें 12 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये 12, ये तुम्हारा किसकी आ जाएगी, ये तुम्हारे 12 यू की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब है कि कार्बन का जो तुम्हारे 12, जो कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 एटम, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि लगभग 12 यू के बराबर होता है। तो मतलब कि एक यू किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 के जो एटम का जो तुम्हारा मास होगा अपॉन बाय 12 हो जाएगा, है ना। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, ये मास बता रहा है, इसका मास बता रहा है कि हाँ ठीक है, अगर तुमको 1 यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि किसी भी एक, चाहे एक प्रोटॉन की वैल्यू निकालो चाहे एक न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालो, वो तुम्हारे जो कार्बन का 12 का मास हो रखा है और उसमें 12 का डिवाइड कर दो, तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो मुझे पता चला ना इस तरीके से कि हाँ यार, जब भी मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये तुम्हारी 1.6605 इंटू 10⁻24 वैल्यू आएगी। और उसको अगर मैं मतलब क्या, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि इस बार तुम्हारे पास मैग्नीशियम का चलो वेट निकालो, मैग्नीशियम का मुझे बताओ, तो तुमने बोला कि यार मैग्नीशियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारे 24 होते हैं, तो एक काम करते हैं, इसका वेट निकालना है तो कुछ नहीं, एक काम करते हैं 24 यू इक्वल टू तुम्हारे कार्बन 12/12 कितना वैल्यू आया था तुम्हारा, ये 1.6605 इंटू 10⁻25 आया, 24 आया था, -24 मल्टीप्लाइड बाई इधर भी 24 कर दे रहे हैं, तो हमारी जितनी भी टोटल वैल्यू आएगी वो किसका बता देगी, एटॉमिक मास तुम्हारा मैग्नीशियम का बता देगी। मतलब कि हमने केवल एक कैल्शियम का वेट निकालना सीखा है, फिर बाकी सब में हमको कहीं भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कोई भी वेइंग मशीन या फिर कोई भी साइंटिफिक चीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। बस हम केवल कार्बन के रिस्पेक्ट में हमने हर एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट के 118 एलिमेंट की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, बताओ इतना आ गया। हाँ भैया। हाँ एटॉमिक भैया। मास तुम मतलब भार समझ सकते हो। मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ देखो, जो तुम्हारा कार्बन का जो एक एटम है ना, जो कार्बन, ये जो 12 लिखा है ये एक आइसोटोप है ना, इसको कंफ्यूज मत होना कि 12 यहाँ कुछ अलग सा है, ये कार्बन 12 एक आइसोटोप है। तो मान लो कि कार्बन एक एटम है, उसका एक आइसोटोप है जो कि ये आ रहा है 1.6605 इंटू 10⁻24। तो ये उसका एक एटम का एक भार हो रखा है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये तुम्हारा एक एटम, ये केवल एक एटम का भार हो रखा है ना, कार्बन के एक एटम का भार हो रखा है, और जब मैं मैग्नीशियम का उसके साथ कैलकुलेट करता हूँ तो मैं 24 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि यार ये कार्बन का एक एटम का भाग है और ये मल्टीप्लाइड बाय 24, और ये कितने के बराबर है, ये तुम्हारे एक मैग्नीशियम के एटम के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर तुम यहाँ बोलते हो कि तुम्हारे पास एक मैग्नीशियम का एटम है, तो तुम बोलते हो कि कितने तुम्हारा उसका एटॉमिक मास है, तुम बोलते हो कि 24 यू का है, तुम ये बोलते हो कि वो 24 गुना भारी तुम्हारे कार्बन से भारी है। ये चीज है। अगर तुम और कम कर देते हो तो तुम बोलते हो कि कार्बन से ये और उतना हल्का हो रखा है। तो जितना का मल्टीप्लाई कराते जाओगे उतना मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो भारी होता चला जाएगा, और जितना ही तुम मतलब क्या कहते हैं इसको डिवाइड कराते चले जाओगे, है ना, डिवाइड कराते चले जाओगे, उतना ही मतलब क्या क्या बोलोगे कि कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू सबसे वो हल्का होता चला जा रहा है। ये है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम बस केवल इतना भी समझ लोगे कि हाँ भैया ये आपका मतलब शेल्स हो रखी है ना, ये आपके इस तरीके से शेल हो रखी है, ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस हो रखा है, इस न्यूक्लियस में आपका पाया जाता है प्रोटॉन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है न्यूट्रॉन पाया जाता है। एक्चुअली में जो कोई एटम का जो वेट होता है वो आपका यहीं पाया जाएगा, प्रोटॉन में पाया जाएगा, न्यूट्रॉन में पाया जाएगा, है ना। और जब मैं आपको आइसोटोप्स और मतलब क्या कहते हैं आइसोबार पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि हर केस में आपका प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन नहीं होता है ना। तो लेकिन अभी के केस में बस केवल तुम इतना जानो कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किसी भी एटम का भार बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का अगर तुमसे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन का भार क्यों नहीं होता, तो तुम ये बोल देना कि यार मतलब क्या कहते हैं वो बहुत ज्यादा हल्का होता है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो नहीं। ठीक, वेरी गुड है ना। ये अब आ जाओ दिव्यांशु बेटा, तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आया कि नहीं आया? हल्का सा पुरानी क्लास देख हाँ लेना, भैया आया। पुरानी क्लास देख लेना, सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि ये शेल वगैरह ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे इसको देखो, ये जो तुम ये देख रहे हो, ये क्या है? ये कार्बन का एटम है। ये क्या है? नहीं, कार्बन, ये कार्बन का क्या हो रखा है? ये तुम्हारा एटम हो रखा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका मास कहाँ होता है, तो तुम क्या बोलोगे? भैया इसका मास होता है इसका न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस कहाँ होता है? वो आपका मतलब क्या कहते हैं कि एटम का सेंटर वाला पार्ट। तो ये होता है आपका एटम का सेंटर वाला पार्ट। तो तुम इसमें देख रहे होगे दो बॉल्स इस तरह से नाचते हुए दिखाई दे रही हैं, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। तो उसको तुम कुछ भी बोल सकते हो कि इसका मतलब है कि दो बॉल है, तो मतलब या तो इसमें एक न्यूट्रॉन होगा या तो इसमें एक प्रोटॉन होगा। लेकिन जो तुम्हारा कार्बन का जो 12 एटम होता है उसमें नंबर ऑफ, देखो, प्रोटॉन P इक्वल टू 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, ये होता है। मतलब कि बराबर बराबर होते हैं, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये चीज़ है। तो इसका मतलब है कि जो भी भार है ना, मतलब कि जो भी भार हो रखा है तुम्हारा, बेसिकली वो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर ही हो रखा है। तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, इसका जो भार होगा वो तुम्हारा 12U होगा या फिर 12MU होगा। लेकिन एक MU की वैल्यू कितनी होती है वो तो आपको एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। हमने एक एक्सपेरिमेंट कितना किया, टोटल वैल्यू कितनी निकाली इसकी, जो कि वैल्यू ये थी तुम्हारी, है ना, लगभग लगभग, देखो दिखाते हैं, वो सॉरी यही बता दे रहा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू थी तुम्हारी वो कितनी थी, लगभग लगभग 1.96, मतलब कि 12 AMU की वैल्यू कितनी थी, मतलब कि ये वाला जो है पार्ट, ये कितना भारी था कार्बन का, ये कार्बन का जो भारी था वो लगभग लगभग तुम्हारा भारी था 1.99, तुम्हारा 26 इंटू 10 की पावर 23 भारी था ये। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि नहीं यार, मेरे को टोटल वेट मत बता, मुझे किसी एक का बता दे, प्रोटॉन का बता दे या फिर इलेक्ट्रॉन का बता दे, किसी एक का बता दे, तो मैं क्या करूंगा? देख भाई, मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 12 हो रखे हैं, तो एक काम कर 12 से डिवाइड कर दे। तो जब तुम 12 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वही आ जाएगी तुम्हारे 1.6605 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ भैया, मतलब कि इसमें जो आपके प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो उनका टोटल वेट आपका 1 पॉइंट, है ना, 9926 इंटू 10 की पावर -23 है। लेकिन अगर मान लो कि मैं किसी एक का वेट निकालना चाहता हूँ, चाहे प्रोटॉन या चाहे न्यूट्रॉन का, तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1.6605 आ गई, ये हो गया, है ना। और जनरली क्या देखा जाता है कि जो भी तुम्हारे प्रोटॉन होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वर्ल्ड में जितने भी पाए जाते हैं, यूनिवर्स में जितने भी पाए जाते हैं, सबका वेट लगभग बराबर ही होता है। तो अगर मान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट बराबर ही होता है, लेकिन एटम का वेट डिफरेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि किसी में प्रोटॉन ज़्यादा पाए जा रहे हैं, किसी में तुम्हारे प्रोटॉन कम पाए जा रहे हैं, ये। लेकिन अगर प्रोटॉन एक, मतलब एक गोला, एक गोला मेरे पास है, एक गोला तुम्हारे पास है, दोनों सेम वेट है, लेकिन मेरे पास दो गोले हैं, तो ऑब्वियस बात है मेरा वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो एटम्स में जो डिफरेंस आता है ना, कार्बन के एटम्स में जो डिफरेंस आता है, हीलियम के एटम में जो डिफरेंट आता है, वो इसी वजह से आता है कि हाँ, उनको इसमें जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं एक एक कर दूंगा तो दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है ना, ये चीज़ है। तो हम इसी वजह से किसी एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने एक की वैल्यू निकाल ली बड़े आराम से कि हाँ, एक की वैल्यू आ गई तुम्हें 66, 1.66 0 पॉइंट इंटू 10 की पावर 24। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो मैग्नीशियम है, तो तुमने बोलते हैं कि भैया मैग्नीशियम में टोटल 24 होते हैं। तो अगर मुझे उसको मैग्नीशियम का टोटल वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 24 से मल्टीप्लाई करा के जो भी वैल्यू आएगी मैं बोल दूंगा कि मैग्नीशियम को वो आपका एटॉमिक मास हो गया। बस ये चीज़ था। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें कोई दिक्कत है? अगर तुमने इतना समझ लिया ना तो तुम समझ लो तुम्हारा क्लास 11 तक का तुमको सब समझ में आ गया। ये है। अब मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? हल्का फुल्का आया ये? आया। ठीक है। ये तो इसको जानो कि ये तुम्हारा एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका जो मास होता है, मतलब कि हाइड्रोजन के तुम्हारे न्यूक्लियस में जो मास पाया जाता है, टोटल मास वो कितना होता है? 1.673 इंटू 10 की पावर 24, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, इनकन्वीनियंट हो रखा है कैलकुलेशन के लिए, और इतना भी हो रखा है कि दूसरे का मास भी निकाल सके, है ना। तो अगर आपको ये जानना है तो सबसे पहले जानो कि कार्बन 12 एटम का मतलब क्या होता है। ये एक आपका आइसोटोप होता है जिसमें आपके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसका एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास वेट और एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ कोई भी यूनिट नहीं लिखी है, ना तो AMU लिखी है ना तो U लिखी है। अच्छा, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास
छह छह केले हैं, मतलब तुम्हारे पास छह चीजें हैं, तो तुम छह केले बताते हो ना, ऐसा तो नहीं बताते तो 6 kg है, छह छह वो हो रखा है ये चीजें। तो नंबर का कभी भी तुम्हारा कभी भी नंबर की कभी भी यूनिट नहीं होती है कि छह के साथ तुम कोई यूनिट लगा रहे हो, है ना। तो ठीक इसी जगह से ये जो तुम्हारा मास नंबर जो लिखा है ना, ये मास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता रहा है 12। तो इसी वजह से देखो तुम्हारे यहाँ कोई भी वो नहीं लिख रखा है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ मास, है ना, एटॉमिक मास वेट, क्या लिख देता हूँ, एटॉमिक मास वेट, तब तुम मतलब क्या करोगे, इसको यू से डोनेट करोगे या तो एएमयू से डोनेट करोगे। इस चीज को याद रख लेना। तो यही हो गया कि हाँ देखो, जो तुम्हारा कार्बन 12 एटम होता है उसमें एक्चुअली में तुम्हारे 12 मास नंबर होता है, मतलब कि 12 तुम्हारे नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो इसका मतलब है कि, और अगर हमने एक्सपेरिमेंट चेक किया तो हमें ये भी पता चला कि यार ये 12 एटॉमिक मास यूनिट की भी बराबर है ना, मतलब कि वही सबकी वैल्यू बराबर ही हो रखी है। तो इसको हम बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं, यू के टर्म में या फिर एमयू के टर्म में लिख सकते हैं, ये चीज है। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं कि हाँ देखो, जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, मतलब कि कोई भी एक यूनिट, चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वो किसके इक्वल हो गए, तुम्हारे 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये बताओ स्कूल में ये पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया ये वाला फ्रैक्शन, स्कूल में ये वाला फ्रैक्शन पढ़ाया गया है? हम्म। तो इसको देखो, ये जो ये 1U है ना, ये 1U तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ये प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। हाँ ये, और ये किसके इक्वल है, तुम्हारे इस टोटल मास के, मतलब कि कार्बन का जो टोटल मास है उसको 12 से डिवाइड कर दो। 12 ही से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि भैया इसके जो इसका मतलब क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं, वो आपके 12 पाए जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने 12 से डिवाइड किया, तो हमारे कोई भी किसी एक का आ गया, और जब किसी एक का आ गया तो हम बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं फिर बाकी सब किसी का निकाल सकते हैं। अभी अगर जैसे मान लो कि रिलेट कर सकते, कंपेयर कर सकते कौन कितना भारी कौन कितना हल्का है, इस तरीके से। तो अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा मैग्नीशियम है, तो ये मैग्नीशियम में टोटल जो वेट आ रहा होगा वो तुम्हारा इसके सेंटर से आ रहा होगा। लेकिन अब मैं इसका भी वेट निकालूं, हर एक न्यूक्लियस का इसका भी वेट निकालूं, तो वो तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना। इससे बढ़िया कि 1/12 में क्या करूंगा, तुम्हारा 20 कार्बन 12 एटम जो भी इसका टोटल वेट आया एक्सपेरिमेंट करके, उसमें 24 को मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मुझे बड़े आराम से पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि अगर मैं उसकी वैल्यू बनी है, तो अगर 24 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो उसका मतलब है कि वो 24 गुना तुम्हारा वो भारी हो रखा है। ये देखा, ये तुमने कभी मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट किया स्कूल में, बताओ मुझे। हेलो। नहीं। नहीं नहीं किया, भैया। ठीक है नहीं ये। भैया। एक सेकंड रुको जरा। हम्म। 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 ओ। हम्म। ये देखो, एक एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग करोगे मैग्नीशियम रिबन वाला, है ना। ये देखो, ये इसकी ऑक्साइड की लेयर आ गई, अभी आप उसको रब करना पड़ता है। जब आप इसको रब करते हो तो फिर मतलब क्या होता है कि फिर मतलब कि ये इसकी लेयर हट जाती है, तो फिर प्योर मैग्नीशियम आ जाता है। और फिर जब भी आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे इसको बर्न कराओगे, तो फिर क्या बना लेगा, ये तुम्हारा ऑक्साइड बना लेगा, जो कि एक बेसिक नेचर का होगा, है ना। तो तुमको एकदम डैzzलिंग लाइट, मतलब क्या कहते हैं, एक व्हाइट लाइट दिखाई देगी। तो ये तुम्हारा क्या है, एक मेटल है, और एक मेटल मतलब कैसे तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ बंद करके अपना एक बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, ये सब तुम 12th में देखोगे। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि अभी के टर्म में अगर मैं इसमें एक रिएक्शन लिखना चाहूँ, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा कि हाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी बंद होगा तो तुम्हारा 2 MgO बनेगा। लेकिन अभी मैं ये इस वजह से एक्सपेरिमेंट मैंने बताया कि अगर जब तुम ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम के जो तुम्हारे वैलेंस, जो तुम्हारे वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हारे 2 होते हैं। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करा मतलब कि 4 हो गए। और ठीक वैसे ऑक्सीजन में कितने होते हैं तुम्हारे, उसको नीड कितनी होती है, 2 की नीड होती है। तो मतलब 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो मतलब 4 हो गए। तो मैग्नीशियम को 4 देना है, ऑक्सीजन को 4 लेना है। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो जब ये आपस में शेयर करते हैं तो फिर एक तरीके का तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बना देते हैं। तो ये आयोनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल था। ये तुम लोग बाद में और पता चलोगे, जब मैं तुमको अभी मतलब क्या कहते हैं अगला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा ये। तो ये कुछ तुम्हारे एटॉमिक मास दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये एटॉमिक मास दे रखे हैं कि हाँ तुम्हारे हाइड्रोजन का कितना कितना होता है, 1U होता है। कार्बन का कितना होता है, 12U होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14U होता है। तुम समझो, मतलब कि ये जो 12U है, 14U है, 16U किसके बराबर है, ये तुम्हारे, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन का जो तुम्हारा एटॉमिक मास है वो 16U है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया इसके मतलब क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 16U है। मैंने बोला कि ग्राम में टर्म में आंसर निकालो, तो तुम क्या बोलोगे, भैया कुछ नहीं, बस आप एक काम करो, इसको मतलब क्या कहते हैं 1.6605 इंटू 10 की पावर 24 से मल्टीप्लाई करा दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये चीज है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर आपको एग्जैक्टली ग्राम में वैल्यू चाहिए, या फिर अगर आपको केवल मतलब इतना जानना है कि हाँ यार उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये उनकी वैल्यू लिख रखी है।
अभी अगर जैसे तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने तुम लोग को पढ़ाया होगा कि जो तुम्हारा न्यूट्रल एटम होता है उसमें तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं कि नहीं होते, बताओ मुझे। होते हैं ना। और जो तुम्हारे प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वही तुम्हारा एटॉमिक मास होता है। तो अभी अगर तुमको याद होगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब है कि भैया 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 11 प्रोटॉन होने चाहिए और 11 आपके मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक तरीके से आपके मतलब क्या कहते हैं कि वो 11 न्यूट्रॉन होने चाहिए। और जो आपका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अगर मान लो कि मैं इसको वेट करता हूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये 22 आएगा। लेकिन भैया यहाँ तो आपका मतलब क्या कहते हैं कि वो हो रखा है, सोडियम का 23 लिख रखा है। तो इसी वजह से हो रखा है क्योंकि भैया सोडियम में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 पाए जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं, वो तुम्हारे 12 पाए जाते हैं। ये चीज है ना। तो ये तुम्हारा ये इनबिल्ट यहाँ लिखा नहीं है, बताया नहीं गया कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। लेकिन ये टाइम के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन बस अभी इतना जानो कि जितने तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना तुम्हारा ही एटॉमिक नंबर होता है। कितना होता है, वही तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है। और जो जनरली जब एक मेटल जब तुम्हारा न्यूट्रल होता है ना, ये जब मेटल तुम्हारा न्यूट्रल होता है तब उस केस में तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब के सब बराबर ही होते हैं। ये चीज है ना। या जब जब तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होगी तब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन घटेंगे या तो बढ़ेंगे, ये चीज है। और अगर मान लो कि जब एटॉमिक मास चेक किया रहेगा तो थोड़ा बहुत अलग अलग भी आ सकता है। ये फ्रैक्शन कैसे आता है 30.55, ये तुम लोग को निकालना सिखाया गया होगा, गया है कि नहीं गया है स्कूल में। अभी ये सब भी बताएंगे कि नहीं। 35.5 कैसे आया। तो तुमको पता चलेगा कि हाँ यार क्लोरीन में मतलब क्या कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा क्लोरीन पाया जाता है तो 75% कुछ और पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। लेकिन अभी अगर जैसे मान लो कि मैं 40U दिखाता हूँ तो इस 40U का समझ गए ना कि भैया कैल्शियम में जो 40U का मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उनका टोटल सम है। लेकिन मुझे अभी इतना नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, नंबर ऑफ उसमें न्यूट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं ये। लेकिन हाँ मेरे को ये पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या ये है। और अगर मेरे को इसको टोटल वेट चाहिए होगा ग्राम में, तो बस कुछ नहीं, इस 40U को मतलब क्या कहते हैं इस 1.6605 इंटू 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू भैया जो एक्चुअली में होती है वो कार्बन की होती है। तो अगर मैं कैल्शियम में अगर 40 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो उसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो तुम्हारा 40 गुना तुम्हारा एटम कैल्शियम का तुम्हारा मतलब कि कार्बन से भारी हो रखा है ना। यही चीज हो गया, सिंपल है। अगर थोड़ा सा समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये चीज है ना। बस कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जानो कि यही चीज होता है, फंडामेंटल यही होते हैं, है ना। ये हो गया। अब देखो एक चीज मैं बताना भूल गया था कि तुम्हारे सिंबल्स के इंपॉर्टेंस कितना होता है ना। तो जैसे सबसे पहले कि तुम्हारा जो भी सिंबल होता है तुम्हारे एलिमेंट का नेम को सिग्निफाई करता है ना। ये चीज है, वो तुम्हारा इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर देता है कि तुम्हारा जो एक मोल होता है एटम का वो कितना होता है ना। जैसे मान लो कि यहाँ लिख रखा है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है ना एटम्स। तो अभी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो कि कार्बन एज अ सिंबल लेते हैं, तो कार्बन एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सी से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अगर कार्बन के एलिमेंट का अगर एटम को भी रिप्रेजेंट करना है तो भी हमने उसको आराम से सी से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अगर मान लो कि इसके मोल को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी बड़े आराम से हमने उसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि बता रहा है कि हाँ कार्बन का एक एटम है वो। जैसे हमने लिखा था ना अभी कार्बन 12 एटम, है ना। क्या लिखा था तुम्हारा ऐसे कार्बन 12 एटम या फिर C12 एटम। तो मेरे को ये सब समझ में आ गया कि हाँ कार्बन के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इस बार किसकी बात करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेगा। तो वो मोल कॉन्सेप्ट में आ गया, ये चीज है। और अगर मान लो कि उसकी बात कर देता हूँ तो जो वैल्यू बताइए वो कितनी आई, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ये आ गई। तुम्हारे साथ साथ मतलब क्या कहते हैं कार्बन तुम्हारे कार्बन के एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सिंपल सा मतलब क्या कहते हैं ये जो सिंबल होते हैं तुम्हारी डेली लाइफ में यूज हो जाते हैं। लेकिन अभी इतना छोड़ो, अभी जो एटॉमिक मास बताते बस केवल उतना याद रखो। ये अब बताओ यश इसका आंसर बताओ। यश। Why was it necessary to define atomic masses in a new way rather than using the actual masses in grams? हम्म। Actual masses change during a chemical reaction. नहीं भाई, ऑप्शन बी। है ना क्यों ना नेसेसरी क्यों है, क्योंकि अगर तुम मान लो कि सबके सबके अगर वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं 10 की पावर -23 ये सब में आएगा। तो इतनी भसड़बाजी नहीं करनी है, हमको बस सिंपल क्या करना है 12U 19U इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। और इस U की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, कार्बन के 12 एटम से अपॉन 12 से डिवाइड करा देंगे, बस ये है। और अगर हमें कभी भी जरूरत होगी तो कार्बन के 12 एटम की हमको वैल्यू मालूम है 1.966
ऐसे करके होता है और 12 से डिवाइड करने के बाद फिर निकाल लेंगे। लेकिन अगर जनरली एक्सप्रेस करना है तो हम ये 12 यू और इस तरह से करके बड़े आराम से कर लेंगे। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। How is the carbon 12 atom defined in terms of its subatomic particles? अब देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब समझते हो ना क्या होता है, कि उसके न्यूक्लियस में तुम्हारे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो कहीं सब, कहीं भी अगर तुम्हें लिख कर आ जाए कि मुझे तो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि अबे यार उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में कितने पाए जाते हैं, वो चीज होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मान लो कि मैं एटॉमिक मास बोलूंगा सब एटॉमिक पार्टिकल का, तो केवल आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो यही होता है जो तुम्हारे डाल्टन ने थ्योरी दी कि एटम टूट नहीं सकता। नहीं, एटम टूट सकता है। किसमें टूट सकता है? तुम्हारे सब एटॉमिक पार्टिकल में टूट सकता है। किन किन इसमें? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये चीज है। लेकिन अगर एटॉमिक मास चेक करना है तो आप केवल और केवल आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से चेक करोगे, क्योंकि यही भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका भारी नहीं होता। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब बता बेटा इसका आंसर, पढ़ क्वेश्चन। How is the carbon 12 atom defined in terms of its subatomic particles? भैया ऑप्शन सी, ऑप्शन 6 सी है ना कि, protons and 6 हाँ। neutrons in its nucleus, हम्म। giving a mass number of 12. हाँ, मास नंबर ऑफ 12 है ना। देखो 12 के साथ कोई यूनिट नहीं लिखी। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एटॉमिक मास, है ना, इस तरह से लिख देता हूँ एटॉमिक मास, है ना, तब तुम क्या बोलोगे? इसको 12 यू बोल दोगे। क्या बोल दोगे? 12 यू, है ना, यू। जो कि यू ये बता रहा है कि इसका मास है। अब वो मास कितना भी हो सकता है। ग्राम के टर्म में चेक करेंगे तो तुमको मतलब क्या कहते हैं कि मतलब कि 1.66 वैल्यू आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो यू बस एक मतलब एक छोटी सी यूनिट होगी जो कि बता रही कि उसका इतना भार है। एटम के लिए इतना छोटा भार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे बड़ा भार केजी, फिर है ना केजी से बड़ा भार तुम्हारा टन, नीचे आओगे ग्राम, फिर नीचे आओगे तुम्हारा और नीचे नीचे आओगे और रहोगे। तो जो सबसे जो नीचे होता है वो तुम्हारा यू होता है, या फिर एएमयू से भी डोनेट कर सकते हैं, जो कि एक एटम का मास के बारे में बताता है ना। तो केवल एटम में ग्राम के साथ यूज ना करके हम लोग यू का इस्तेमाल कर देते, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। बस ये बात हो गई। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। To which value has the atomic mass of the carbon 12 atom has been exactly assigned? हम्म। 12 atomic mass units. हाँ, वेरी गुड, है ना, ये चीज है। अब देखो ये लिख रखा है ना कि मुझे बताओ कि कार्बन 12 एटम, कार्बन 12, देखो कार्बन 14 एटम भी होता है ना। तब तुम थोड़ा और अजीब लगेगा भाई, कार्बन 14 एटम ये कैसे होता है? तो ये तुम्हारा एक आइसोटोप है ना, आइसोटोप। आइसोटोप आइसोपार अभी सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो आसपास जब तुम कार्बन देखते हो तो एक ही तरीके का कार्बन नहीं होता, 3-4 तरीके के कार्बन पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाया जाता है वो तुम्हारा कार्बन 12 पाया जाता है। ये तो ये पूछ रहा है कि मुझे तो कार्बन 12 एटम में एटॉमिक मास कितना होता है। तो तुम बोलोगे मुझे बताओ कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो मैंने बोला एटॉमिक नंबर तुम्हारा 12 होता है। तो तुमने बोला कि भाई उसका एटॉमिक मास फिर तुम्हारा 12 ये हो गया ये। मैंने बोला अच्छा एटॉमिक नंबर तुम्हारा तुम्हारा एटॉमिक नंबर तुम्हारा 12 है, इसका मतलब क्या है? तुमने बोला कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, बस ये हो गया। ठीक है, आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बता भाई। What is modern letter used to denote the atomic mass unit, which was previously written as AMU? Option C, U. यू, वेरी गुड, आ जाओ। अब यश, इसका आंसर बताओ। How is one atomic mass unit you defined? हम्म। भैया ऑप्शन सी। एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, है ना। तो हमें कभी भी किसी के यू की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है। कार्बन 12 एटम का जो मास हो रखा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, है ना, वो जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया उसको हम लोग बस 12 से डिवाइड कर देंगे। एक यू की वैल्यू आ जाएगी। फिर बाद में तुम चाहे मैग्नीशियम, अगर तुमको पता चलता है कि मैग्नीशियम में 24 यू है, तो जो भी टोटल वैल्यू है उसमें 24 को मल्टीप्लाई करा दो, आराम से वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी भी, है ना। तो ये इजी हो गया तुम्हारे लिए काम। अब आ जाओ इसका आंसर बताओ दिव्यांशु बेटा। Which atom is taken as the standard reference for determining the atomic masses of all other elements? मतलब कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसको एक स्टैंडर्ड लिया जाता है कि हाँ अगर मेरे को कभी दूसरे का मास निकालना है तो मैं उसके साथ कंपेयर कर लूंगा। वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर तुम्हारा, भैया हाँ। ऑप्शन सी,
हाँ कार्बन कार्बन 12 12 एटम। एटम है ना, ये चीज है। अगर कहीं मान लो कि कार्बन 14 एटम लिखा रहा है तो भी मत करके आना, क्या लिख कर आओगे, कार्बन 12 एटम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के जो ज्यादातर बाहर होते हैं वो बराबर ही होते हैं, और जो मतलब क्या कहते हैं कि संख्या होती है वो भी बराबर ही होती है। इसी वजह से वो सबसे ज्यादा पाया भी जाता है ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। For the purpose of determining atomic masses, what value is assigned to the mass of the carbon 12 atom on atomic mass scale? Option C, 12 unit. 12 यूनिट्स, वेरी गुड ना, ये चीज हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। How is the atomic mass of the element defined? Option C, the relative mass of atom is compared with the mass of a carbon 12 atom taken as 12 unit. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, बता भाई यश। What is the present standard atom used for defining and calculating the atomic masses of all elements? या ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड है ना। देखो मैथमेटिक्स जो होती है ना उसमें आप सबसे पहले नंबर सीखते हो, फिर उसके बाद फिर आप सीरीज सीखते हो, फिर सारी आप चीजें जान जाते हो। लेकिन जो आपकी साइंस होती है ना, आधी साइंस यहाँ से बिलोंग कर रही है, आधी साइंस वहां से बिलोंग कर रही है, आधी साइंस यहाँ से बिलोंग कर रही है। तो जब तक आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 पास नहीं होते ना तब तक आपको बेसिक कंसेप्ट समझ ही में नहीं आते, ये चीज है। लेकिन फिर भी इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके बता देता हूँ कि यहाँ तुम लोग को आगे तक भी जब जाओ तो चीजें समझ में आए ना। तो कभी भी ऐसा फील मत करना कि यार मुझे आता नहीं है, भाई इसी वजह से नहीं आता क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं है। अदरवाइज अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारे साइंस की बुक किसने लिखी है तो पक्का पक्का कोई पीएचडी होल्डर ही लिखी होगी जिसने उससे रिसर्च कर रखा है ना। तो अभी तो उतनी नॉलेज है नहीं हमें, तो जब वो नॉलेज आ जाएगी तो हमारे लिए फिर और आसान हो जाएगा। तो अभी हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो कभी भी डिमोटिवेट मत होना। दिवांशु बेटा इसका आंसर बताओ। The atomic mass of magnesium is 24U. What does this value indicate? मान लो कि अगर कहीं मैं लिख देता हूँ कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो तुम्हारा 24 यू है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो तुम्हारा मैग्नीशियम वो तुम्हारा 20 टाइम्स तुम्हारा हैवियर है तुम्हारे पूरे कार्बन एटम्स के, या फिर जो तुम्हारा एक एटम है मैग्नीशियम का वो 20 टाइम्स भारी है तुम्हारे तुम्हारे कार्बन के मतलब क्या कहते हैं 1/12 एटम्स का, या फिर जो तुम्हारा मैग्नीशियम है वो तुम्हारा उसके पास 24 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम है उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर शेल में, ये। भैया ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी, वेरी गुड। अगर मान लो कि यहाँ तुम्हारा हैज प्रोटॉन और मतलब कि 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाता तो सही आ जाता है, ये सारी चीजें है ना। लेकिन यहाँ तुम्हारे अब अगर जैसे ऑप्शन ए को देखोगे तो ये भी लिख रखा है हैवियर, और हैवियर ये भी लिख रखा है, लेकिन इसने मैग्नीशियम में किसी एक एटम की बात नहीं की। यहाँ जो बात हो रही है 24 यू की बात हो रही है, ये एक एटम की बात हो रही है कि मैग्नीशियम जैसे अगर मान लो कि अगर मैग्नीशियम की मैं तुमको एक रिबन देता हूँ तो उसमें कम से कम करोड़ों मिलियन तुम्हारे वो होंगे, मतलब क्या कहते हैं एटम्स होंगे, करोड़ों से मिलियन एटम्स होंगे। लेकिन मैं कोई एक एटम की बात कर रहा हूँ ना, एक एटम तुम्हारा अगर मैं उसको 24 यू बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब कितने हो सकते हैं, 12 12 हो सकते हैं अभी के मामले में। ऐसा जान लो ये चीज़ है कि हाँ सम ऑफ जो तुम्हारा होगा वो 24 यू है, जो कि क्या बता रहा है कि यार वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 24 टाइम भारी है, किसके भारी है, तुम्हारे कार्बन के 12 एटम के, है ना। तो कार्बन का क्योंकि अगर जब मैं कार्बन के 12 एटम का एटॉमिक मास निकालता हूँ तो कितना होता है, वो तुम्हारा 12 होता है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब मैं उसको चेक करता हूँ तो मैं उसको एक न्यूट्रॉन की अगर मैं जब वैल्यू निकालता हूँ तो तुम उसको डिवाइड कर देता हूँ, है ना, 12 से डिवाइड कर देता हूँ। तो बस ये वही चीज आ गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही बताया। अभिषेक इसका आंसर बताओ मुझे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, थोड़ा ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि C, एटॉमिक मास, हाँ कितना, C, 16U. 16, वेरी गुड। अच्छा जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताओ जल्दी, कोई भी बताए, जल्दी बताए। 8. कितना, भैया 8 8। होता है, 8 होता है, चलो वेरी गुड, है ना। अब मैंने क्या बोला है कि जनरली जो तुम्हारा कोई भी तुम्हारा एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो रखा है, ये जो 8 एटॉमिक नंबर है, 8 एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, आपका प्रोटॉन ही तो होता है। तो अगर आपके 8 प्रोटॉन हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बताओ मुझे। 8.
8 हो जाएंगे। और मुझे बताओ कि एक एटॉमिक मास की वैल्यू किससे डिफाइन होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, या फिर तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन से? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। पहला। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकल आया। तो अगर तुमको केवल एटॉमिक नंबर भी याद हो गया तो भी मतलब क्या कहते हैं, सम हाउ मतलब क्या कहते हैं, तुम आंसर को हिट कर सकते हो, उसके पास आस-पास के आंसर को निकाल सकते हो। लेकिन जनरली याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही हो जाता है, ये चीज़ है ना? आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ बेटा। Option C. क्वेश्चन पढ़, ऑप्शन सी। According to the गधा कहीं text, का। what is the actual mass of one atomic mass unit in grams? हम्म 1.6605 into 10 की power minus 24 ग्राम। वेरी गुड, है ना? ये एक यू की वैल्यू है। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, मतलब कि कार्बन का एटम 12, कार्बन के उसमें एटॉमिक मास की यूनिट जाती है 12 यू आती है, तो कुछ नहीं, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा दो, तुम्हारे कार्बन के एटम का मास का भार पता चल जाएगा ग्राम में, ना कि यू में, है ना? ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि दिव्यांशु बता सकते हो कि किसका एटॉमिक मास तुम्हारा 35 होता है? अभी के लिए याद कर लो, क्लोरीन का होता है। अच्छा, क्लोरीन का होता है, याद नहीं होगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा, 35 है ना? कितना होता है इसका? 35, 35.5 होता है। और ये फ्रैक्शन में क्यों हो रहा है, अभी इसके बारे में भी रटा दूंगा तुम लोग को, उसकी दिक्कत मत लेना। लेकिन अच्छा, मुझे बता सकता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बताओ यश, क्या होता है? भैया थर्टी भैया फाइव 16। 17। कितना होता भैया है? 17 होता है, दिख रहा है 17? हाँ भैया। 17 दिख रहा है ना? तो इसका मतलब है कि ये जो एटॉमिक नंबर है किसके इक्वल है? तुम्हारे प्रोटॉन के इक्वल है। और मुझे मालूम है कि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन में लगभग लगभग 17 होना चाहिए, और जब मैं 17 करता हूँ तो कितना आता है? 34 आता है। तब मुझे पता चलता है कि अबे नहीं यार, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, कुछ तो लफड़ा है, ये चीज है। तो उसी के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं कि हमने ये एटॉमिक मास मतलब क्या कहते हैं निकालना सिखा लिया, वरना अदरवाइज तो मतलब नेचर में किसका कितना अकरेंस होता है उसके हिसाब से निकाली गई वैल्यू, वो तुमको अभी बाद में जाके पता चलेंगे। ये बस केवल एक रटाने का तरीका है, समझाने का बस। ये आ जाओ अभिषेक, जल्दी बताओ उसका आंसर। The mass of carbon 12 atom was found to be 1.9926 into 10 to the power. Option C, 12. क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ो। क्वेश्चन ये बोला कि जो तुम्हारे कार्बन 12 एटम है उसका जो टोटल मास है वो तुम्हारा ये निकल कर आया है। टोटल मास मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर ये आया है। तो बोल रहा है कि मतलब क्या कहते हैं कि मैं कितने से डिवाइड करूंगा कि अगर मेरे को एक यू की वैल्यू चाहिए, तो तुम बोलोगे कि अब भैया मुझे बता दो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर न्यूट्रॉन कितने होते हैं। मैंने बोला 12 होते हैं। तो तुमने बोला कि ठीक है भैया 12 से डिवाइड कर देंगे, एक यू की वैल्यू आ जाएगी। एकदम तुमने सही बताया, एकदम करेक्ट जा रहे हो तुम सबके सब। कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Based on the table, which two elements have atomic mass that different by exactly 2U? टू यू बताओ मुझे। Magnesium and aluminum. मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? नहीं, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम और सोडियम का होता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम उसकी दिक्कत मतलब अभी सब याद हो जाएगा। आओ इसको बताओ। यश, यश बताओ इसका आंसर। यश, देवांशु तुम बताओ बेटा कि किसी भी What is एलिमेंट। the हाँ, पढ़ पढ़ पढ़। what is the significance of the symbol of an element when it is equated to the atomic mass expressed in grams? हम्म क्या सिग्निफिकेंस है एलिमेंट के सिंबल का जब भी कभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं उसका एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करते हैं ग्राम में? कि मतलब कि भैया वो मतलब क्या कहते हैं एक एटम के एलिमेंट का मतलब मास बता देता है, एक एटम के मोल के मास को बता देता है, या फिर मतलब क्या कहते हैं वो एकदम डेफिनेट मास बता देता है कि किस एलिमेंट का है, या फिर मतलब कि एलिमेंट का नेम बता देता है। ये अब इसका आंसर सी भैया है। ऑप्शन हाँ ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें, लेकिन हाँ ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाता है ये। अब इसको जरा पढ़ो दिव्यांशु, इसका आंसर।
According to the Dalton's postulates of Dalton postulates theory. postulates of Dalton's theory, how is chemical combination between two or more elements achieved? हम्म क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन ये बोला कि मेरे बताओ, जो डाल्टन की जो थ्योरी थी, जो उसके एजम्पशन थे, उसके हिसाब से जो उसने केमिकल कॉम्बिनेशन दिए हैं, वो कैसे दो और दो एलिमेंट अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ है। भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, कि भाई बड़े आराम से जो एटम्स हैं उनके बीच में मतलब क्या कहते हैं, एक लाइन ज्वाइन करके, ताकि वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड बना सके। मुझे मालूम है तू मतलब ऑप्शन सी देख के इस वजह से बोला क्योंकि बड़ा तो यही आंसर होगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आ जा, इसका आंसर बता दे भाई। यश, वो सॉरी यश, हाँ चल यश तू ही बता। नहीं, रहने दे, रहने दे। ये इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस करेंगे नहीं, ये ज़्यादा आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। ये जो तुम्हारी ये जो वैल्यू होती है, तुम्हारी मोल की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? तुम्हारे मोल की वैल्यू होती है। तो तुम्हारे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू है। अभी ये तुम एवोगाड्रो लॉज में इन सब में बहुत कहीं रिलेट करोगे बड़ी क्लासेस में जाके। ये इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि कुलदीप जल्दी बताओ। Which statement describe the mass, size, chemical properties of all atoms? A given element according to Dalton postulates. हम्म Yep, B. बी, वेरी गुड, है ना? दे आर आइडेंटिकल इन एवरी एक्सपेक्ट, है ना? डॉल्टन के हिसाब से क्या था कि जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मास होते हैं, साइज होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एटम्स की, सेम एलिमेंट की, सबके मतलब सेम होते हैं। लेकिन बाद में पता चला था ऐसा नहीं होता, है ना? आइसोटोप्स भी आता है, आइसोबार भी आता है, ये चीजें। अच्छा देखो, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 118 एलिमेंट है, तो तुम्हें मालूम है कि ये 118 एलिमेंट भैया ये या तो मेटल के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो ये आपके नॉन मेटल के फॉर्म में पाए जाएंगे, और मतलब ये क्या कहते हैं, या तो आपके मेटोलाइट्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। इस तरीके से होता है। और ये जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी आपके मेटोलाइट्स होते हैं, इन सबके अपने अलग अलग एटम्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? अपने इनके सबके अलग अलग एटम होते हैं। लेकिन ये कैसे पाए जाते हैं, है ना? तो देखो, कुछ ही ऐसे एटम हो रखे हैं तुम्हारे मेटल के या फिर नॉन मेटल के या फिर मेटोलाइट के, जो कि बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि बात मेटल की तो है ही नहीं ना, तो मेटोलाइट के, बेसिकली तो नॉन मेटल के। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि 118 एलिमेंट पे बस कुछ ही ऐसे एलिमेंट हो रखे हैं कि जिनके जो एटम है वो फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट का मतलब है कि वो कभी भी आपका रिएक्शन नहीं करते। अगर उनके बगल में आप कुछ ले आओगे ना, हल्का फुल्का सा ऐसा कुछ भी, तो वो अपने जल्दी को रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि अपने आप को स्टेबल रखेंगे। और वो कौन है? वो तुम्हारे 18th ग्रुप में पाए जाने वाले कौन से हैं? उनका नाम क्या है? तुम्हारा नोबल गैस, है ना? कौन से तुम्हारे नोबल गैस, जिनमें तुमने पढ़ा होगा, मतलब क्या कहते हैं, नियॉन, ऑर्गन, है ना? और क्या था बताओ? नियॉन, ऑर्गन, बताओ। ऊपर तुम्हारा हीलियम, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना? ये सारे तुम्हारे कौन है? ये तुम्हारे नोबल गैस है। और ये क्यों इतना बैलेंस हो रखे हैं? क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तुम्हारे आउट इलेक्ट्रॉन, और जो कि एकदम कंप्लीट बना रहा है। ये क्या बना रहा है? तुम्हारा डुप्लेट बना के आराम से कंप्लीट कर पा रहा है। ये तुम्हारा ऑक्टेट बना के कंप्लीट कर पा रहा है, और ऊपर वाला तुम्हारा डुप्लेट बना के कंप्लीट कर पा रहा है। ये चीज है। तो हमें पता चल गया कि हाँ भैया, एटम जो होता है वो आपका फ्री स्टेट में बस केवल 18th ग्रुप में पाए जाने वाले आपके नोबल गैस में ही पाए जाते हैं। अदरवाइज जितने भी बाकी मेटल हैं, जब वो सॉरी बाकी के जितने भी एटम्स हो रखे हैं, फिर वो चाहे मेटल में पाए जा रहे हो, चाहे नॉन मेटल में पाए जा रहे हो, चाहे आपके मेटोलाइट में पाए जा रहे हो, वो या तो आपके आयंस के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो फिर वो आपके मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो अगर मान लो कि मैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक एग्जांपल लेता हूं, तो मैं हाइड्रोजन का ले सकता हूं, है ना? हाइड्रोजन का जो जो उसका मतलब क्या कहते हैं वैलेंस शेल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और उसको बैलेंस करने के लिए मुझे मालूम है कि सबकी प्रॉपर्टी कैसी है कि भैया सबको अपने आप को बैलेंस करना है, नोबल गैस जैसा बनना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर उसको मान लो कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाकर अपने आप को बैलेंस कराना है, तो इसका मतलब है कि क्या करेगा? या तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा, या तो ये लूज करेगा, या तो शेयर करेगा। लेकिन जब भी ये मॉलिक्यूल बना रहा होगा, तो ये क्या करेगा इन तीनों में से? बताओ, मैंने याद कराया था। ये क्या करेगा? बताओ मुझे। यश, कुलदीप, दिव्यांश, बताओ। अभिषेक, मान लो कि कभी कोई भी मॉलिक्यूल है, वो अगर अपना मतलब क्या कहते हैं कि अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर रहा है नोबल गैस जैसा बिहेव कराने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो गेन करेगा, या फिर तुम्हारा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, या फिर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो करेगा, मतलब शेयर करेगा।
वही वो डायटोमिक पार्टिकल मॉलिक्यूल बनाएगा शेयर करके। शेयर करके बनाएगा। इसका मतलब है कि एक और होगा हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन का एक और वो होगा, उसके साथ वो शेयर कर लेगा। तो हाइड्रोजन को लगेगा कि अबे यार ये तो मतलब क्या कहते हैं, ये भी मेरे पास मतलब कि ये भी एक एटम हो रखा है, ये भी एटम हो रखा है, और मेरे केस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैं बड़े आराम से उसको बैलेंस कर पा रहा हूँ। ये चीज है ना। तो ये बड़े आराम से ऐसे कर पा रहा है, ये चीज है ना। अब अगर जैसे मान लो कि मैं आयंस की बात कर देता हूँ, तो मुझे मालूम है कि आयंस, जैसे मान लो कि भैया सोडियम हो गया, तो मुझे मालूम है कि भैया कि सोडियम के जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो एक पाया जाता है। और जो आपका मान लो कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम भी अपना एक मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके कितने पाए जाते हैं, आपके 7 पाए जाते हैं। ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो रखा है, जो कि ये बता रहा है कि हाँ मतलब कितने नंबर ऑफ तुम्हारे वो हो रखे हैं, तुम्हारे नंबर ऑफ उसके वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। तो किसी के एम में पाए जाएंगे, किसी में एल में पाए जाएंगे, किसी में के पाए जाएंगे, लेकिन ये बता दिए कि हाँ ये इसमें वैलेंस शेल में इतने पाए जा रहे हैं। तो वैलेंस शेल में इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, इसको 8 चाहिए, है ना। अगर जैसे इसको इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये लूज करेगा। तो जब ये अपना बैलेंस सेल इसको दे देगा, और ये इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको बैलेंस सेल दे देगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे, और इसके पास भी फिर मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास भी 8 हो जाएंगे, जो पुरानी वाली सेल में होंगे। तो ये बड़े आराम से मिलकर बना क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। मुझे जो प्रीवियस क्लास में होंगे उनको सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं, जो अभी आए होंगे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, सब सब तुम समझ जाओगे, ये चीज़ है। तो मैं बस तुमको यही बता रहा हूँ कि देखो एटम है, या तो वो तुम्हारा फ्री स्टेट में पाया जाएगा। अगर फ्री स्टेट में पाया जाता है तो वो केवल तुम्हारे 18th ग्रुप में पाए जाने वाले नोबल गैस है, जो कि हमेशा तुम नोबल गैस है ना, हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। मतलब कि अगर मैं ऑर्गन लिख रहा हूँ तो ऑर्गन के साथ टू नहीं लगा रहा हूँ, ये सब नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारे जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जा रहे, तो या तो वो फिर या तो वो तुम्हारे मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो फिर वो तुम्हारे मतलब आयंस के फॉर्म में पाए जाएंगे। और अगर वो आयंस के फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड बना रहे होंगे, या तो फिर वो तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड तुम्हारा यहाँ मॉलिक्यूल भी बनाता है, तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे होंगे, ये है। तो लेकिन जब भी तुम आयंस को देखोगे, तो ये जैसे मान लो कि आयोडीन है, आयोडीन का तुम्हारा एक आयन होता है ना, एक तरीके से बोल सकते हो उसका आयन होता है, या क्या क्लोरीन का एक आयन होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, तुम उसे देख नहीं सकते। लेकिन अगर मान लो कि मैं Na का भी आयन बना देता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा छोटा, तुम देख नहीं सकते। लेकिन अगर मान लो कि इसको मैं मिला देता हूँ तो NaCl बन जाता है। तो जब तुम एक NaCl का एक टुकड़ा उठाते हो ना, नमक का एक टुकड़ा उठाते हो, तो उसमें मिलियंस ऑफ तुम्हारे Na और Cl होते हैं, उसके आयन्स होते हैं। तो हम लोग अगर एक सिंगल आयन को देखने की बात करेंगे तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब भी वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक लार्ज अमाउंट में कहीं डिपॉजिट होगा, तब हम लोग उसे बड़े आराम से देख पाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्टोर रहता है, दिखता है हमको, मतलब कि एटम कैसे कैसे लाइफ में हमारे एग्जिस्ट कर रहा है, ये है। तो उनको याद रखो, ये है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में ये है तुम्हारा 18th ग्रुप, और इस 18th ग्रुप में पाए जाने वाले हीलियम, तुम्हारा नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एकदम फ्री हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं, एकदम फ्री हो रखे हैं, मतलब कि इनके जो एटम है कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टेबल रहते हैं, एकदम उस तरीके से हो रखे हैं। और ये सारे के सारे, चाहे तुम्हारे मतलब ये पहला ग्रुप हो, दूसरा ग्रुप हो, तीसरा ग्रुप हो, चौथा ग्रुप हो, पांचवा ग्रुप हो, छठा ग्रुप हो, सातवां ग्रुप हो, 17, तो जितने भी ग्रुप है सब के सब मतलब क्या कहते हैं 18वें ग्रुप जैसे स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो 2 तरीके से हो सकते, 3 तरीके से हो सकते हैं। अपने एटम्स के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि गेव करके देकर, या तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लूज करके, ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार, अगर मान लो कि वो शेयर कर रहा है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ कैसा होगा तुम्हारा, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। अगर मान लो कि गिव और लूज कर रहा है, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आयंस के फॉर्म में होगा, ये चीज हो गया, है ना। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इसको तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको देखो, ये तुम्हारा क्या ऑर्गन है। तो अगर जैसे मान लो कि मैं एटम बोलता हूँ कि एटम एक ऐसा है जो तुम्हारा मॉलिक्यूल बना रहा है और तुम्हारा आयंस बना रहा है, तो वो तुम्हारा स्टेबल तुम्हारा कैसे होगा, जब वो तुम्हारा नोबल गैस की तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव करेगा, है ना, ये चीज है। और जब भी कभी भी मॉलिक्यूल और आयंस अपने अपने फॉर्म में स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तब जाके हम लोग उसको देख पाते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब कि हमको बिग कलेक्शन में हमको चाहिए ही चाहिए, देखना उसको देखना ही है। तो जैसे तुम्हारा ये आयोडीन है, आयोडीन का जो तुम्हारा मॉलिक्यूल होता है I2, अगर तुम उसको देखने जाओगे तो बहुत ज्यादा स्मॉल है, नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर तुम उसी के क्रिस्टल को जाओगे तो क्रिस्टल को तुम एकदम वायलेट कलर का एकदम अच्छे से देख पाओगे। क्यों, क्योंकि उस क्रिस्टल में पाए जा रहे होंगे तुम्हारे आयोडीन के मिलियंस ऑफ मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे उसके वो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, तो तुम छोटे लेवल में नहीं देख सकते, बस बात यही हो गया। तो अभी देखो ये तुम्हारा आयोडीन का वो हो रखा है सब्लिमेशन, शायद तुमको स्कूल में से कराया भी गया हो। ये देखो कैसे हम लोग सब्लिमेशन कर सकते हैं आयोडीन का, कराया गया स्कूल में,
नहीं, ये देखो, ये तुम्हारे आयोडीन के तुम्हारे ये है ना ब्लैक कलर के सॉलिड, मतलब क्या कहते हैं वो पाए जा रहे हैं, है ना। अभी इसको हम क्या करेंगे, सब्लिमेट करेंगे। जब सब्लिमेट करेंगे तो तुमको मतलब क्या कहते हैं कि उसके मतलब क्या कहते हैं कि फनल में तुमको दिखेंगे एकदम, मतलब क्या कहते हैं, ये देखो स्मोकी होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये चीज है ना। ये भी हल्का फुल्का मतलब आयोडीन जो होता है रिएक्टिव होता है, लेकिन इसको हम लोग हीट दे रहे हैं तब जाके इसकी जो पर्पल कलर की वो निकल रही है। और लेकिन जब तुम पर्पल कलर के ऊपर जाके चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि कुछ मतलब ट्रैक डाउन हो रहा है। और देखो उसमें अगर तुम ध्यान देख रहे होगे बर्फ होगी। बर्फ क्यों की जा रही है? ये ताकि तुम्हारे गैस को तुरंत ठंडा करके क्या किया जाए, उसको या तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए या तो उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया। और मुझे मालूम है कि अगर सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है तो तुम्हारा गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, तुम्हारा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ये चीज है। तो अभी अगर मैं इसको स्टोर करता रहूँ तो तुमको इस तरह के क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं वायलेट कलर के, है ना। तो ये जो तुम वायलेट कलर के जो तुम क्रिस्टल देख पा रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो इसमें मतलब अगर तुम एक क्रिस्टल भी निकालते हो तो उस एक क्रिस्टल में मतलब क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वो होंगे, आयंस होंगे उसके आयोडीन के। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि चलो एक आयन का ही, केवल एक आयन मेरे को दिखाओ, तो एक आयन देखना अपनी आंखों से इम्पॉसिबल सा ही है। जैसे वही है कि हम एटम को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक वैसा ही है। लेकिन अगर मान लो कि अगर ग्रुप ऑफ में अगर आ गया, मिलियंस ऑफ ग्रुप ऑफ में आ गया, तब हम उसको देख सकते हैं, ये चीज है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा NaCl है, हम सोडियम आयन को नहीं दे सकते, क्लोरीन आयन को नहीं दे सकते, है ना। लेकिन अगर मैं कॉमन सॉल्ट की बात कर देता हूं, तो उसमें NaCl ही पाया जाता है। तो क्यों पाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन वो तुम्हारा फॉर्म हो रखे मिलकर हो रखे हैं ना, ये सारी चीजें। तो अभी देखो यहाँ यहाँ भी वही चीज बताई जा रही है कि कैसे तुम्हारा एक सोडियम, तुम्हारा सोडियम का जब नॉर्मल एटम था तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन था जो कि उसको अनस्टेबल कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसको स्टेबल करने के लिए क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब उसके आउटर शेल में मतलब क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तब वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ नियॉन जैसा अचीव कर पा रहा है, ये चीज है। और जैसे क्लोरीन को देखो, अगर तुम क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन को उसके आउटर शेल में केवल कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि नोबल गैस में कितने होते हैं तुम्हारे, 8 होते हैं, 8 होते हैं या तो 2 होते हैं, है ना, तुम्हारे के एल एम में, एम शेल में। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ गया, जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आ गया। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और ये तुम्हारा इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट कैसे होते हैं तुम्हारे क्लास 10 में बताया जाएगा। लेकिन हाँ, हमें पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि हाँ तुम्हारा इसमें मिलियंस ऑफ तुम्हारे सोडियम आयंस और तुम्हारे क्लोरीन आयंस पाए जा रहे हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश, यश, कुलदीप, We have mic of the पढ़ो। option which statement is true about the atoms of the noble gas like helium, neon, argon, and krypton. हम्म मुझे बताओ, They are हीलियम, नियॉन और chemically ऑर्गन के एटम्स हैं क्या? yeah, see, नहीं, तुम बताओ अभिषेक, मुझे इसका आंसर क्या होगा? जो तुम्हारे हीलियम और जो तुम्हारे नियॉन और जो ऑर्गन और जो क्रिप्टॉन के जो तुम्हारे एटम्स होते हैं, उनमें क्या चीज सही होती है? कि वो ऑप्शन मतलब बी। क्या कहते हैं, वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, वो क्या तुम्हारे केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर वो जो होते हैं तुम्हारे होल नंबर में पाए जाएंगे, वो तुम्हारे कंपाउंड बनाएंगे, या फिर वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एग्जिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस। दिव्यांशु तुम बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया, है ना। अनरिएक्टिव होते हैं, तभी तुमने मतलब क्या कहते हैं कभी भी He2 नहीं देखा होगा कि किसी और तुम्हारे हीलियम के साथ आ रहा है ना, ये कभी भी इस तरीके से नहीं देखा होगा। फ्री होते हैं इनके एटम्स, मतलब इनके एटम कभी भी केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन में। और क्यों? क्योंकि इसके आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे या तो 8 पाए जा रहे होंगे। लेकिन हमें मालूम है कि हीलियम में 2 पाए जाते हैं और ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन में तुम्हारे 8 पाए जाते हैं, जो कि उसके ऑक्टेट और उसके डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं। ये आ जाओ, इसका आंसर बता दो दिव्यांश बेटा। इनमें से ऐसा कौन सा एटम्स होता है जो तुम्हारा केमिकली रिएक्टिव होता है और यूजली, हाँ, कैसे तुम्हारे मतलब एटम्स होते हैं जो तुम्हारे केमिकली रिएक्टिव होते हैं, यूजली एग्जिस्ट करते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं, वो तुम्हारे एज अ सिंगल और फ्री एटम पाए जाएंगे, या फिर तुम्हारे मॉलिक्यूलर आयंस के फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो तुम्हारे उनमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, या फिर जब तुम उनको हीट करोगे, हाई टेम्परेचर में करोगे, तब तुम्हारे वो एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए के हिसाब से बोल दिया गया कि हाँ भैया आपका जो नोबल गैस होता है वो आपका मतलब केमिकली अनरिएक्टिव होता है। तो फिर अदर देन तुम्हारे रिएक्टिव होते हैं तो वो कैसे पाए जाते हैं? वो तुम्हारे सिंगल और फ्री एटम के रूप में पाए जाएंगे, या फिर वो तुम्हारे मॉलिक्यूल और आयंस के फॉर्म में पाए भैया जाएंगे? हाँ, ऑप्शन डी।
नहीं। ठीक है। और तुम मुझे बताओ, यश तुम बताओ मुझे, तुम बताओ कुलदीप, हाँ भैया। बताओ इसका आंसर बताओ। जैसे मैंने बोल दिया कि नोबल गैस तुम्हारे फ्री, उसके एटम्स है फ्री हैं, कभी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अदर देन नोबल गैसेस, तो फिर उनके जो एटम है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एज अ फ्री एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर वो तुम्हारे मॉलिक्यूल या तुम्हारे आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि वो डिवाइड होकर कर रहे हैं जिनमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जा रहा है, या फिर वो तभी दिखते हैं जब मैं उनको हीट करके हाई टेम्परेचर पे करता हूँ वो। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, या तो वो मॉलिक्यूल या तो वो आयन के फॉर्म में कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुलदीप बताओ उसका आंसर जल्दी। According to Dalton's atomic theory postulates which statement is true regarding the combination of different elements. हम्म मान लो कि अगर मेरे को डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करना है, तो डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कौन सा assumption सही है कि जो तुम्हारे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर, हमने तो देखा है। या तो वो आयंस के फॉर्म में होंगे तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। आप अगर मान लो ऑप्शन बी देखते तो बोले कि हाँ केमिकल कंबाइन हो सकते हैं अगर एटम आपके मॉलिक्यूल करके फॉर्म हो रहे हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि एटम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। ऑप्शन डी बोल रहा है कि जो तुम्हारे एटम्स के जो नंबर और जो काइंड होते हैं वो तुम्हारे वेरिएबल करते हैं, वो बदल सकते हैं। लेकिन भैया क्वेश्चन के, बी। हाँ क्वेश्चन क्या बोला कि मुझे बताओ कि डिफरेंट एलिमेंट कैसे कंबाइन हो सकते हैं तुम्हारे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। तो उसने बोला कि भाई या तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, और वो आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसने तो मॉलिक्यूल का ही बताया, हमने ये भी जान लिया कि यार आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि उस बंदे को मालूम ही नहीं था कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है। अगर सब एटॉमिक पार्टिकल उसको मालूम होता तो उसको समझ में आ जाता कि हाँ इलेक्ट्रॉन को देकर लेकर तुम्हारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनाया जा सकता है, ये चीज़ है। तो उसको आयंस का कंसेप्ट ही नहीं मालूम था। ये आ जाओ अब इसका आंसर बता दूं जल्दी से, अभिषेक, कि मतलब कि कौन सा एजम्पशन है तुम्हारा डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो कि डायरेक्टली मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेविसी ने दिया था उसको मतलब प्रपोज करा, उसको बता रहा है। ये है पहला वाला ऑप्शन कि जो एटम होता है बी। वेरियस काइंड के, हाँ कौन सा, ना तो एटम क्रिएट किया जा बी। सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वेरी गुड, याद आ जाना चाहिए वो CO CO3 वाला। ये CO CO3 को अगर मैं करूंगा तोड़ूंगा तो तुम्हारा ये आ जाएगा। इसमें कैल्शियम का एक एटम हो रखा है, कार्बन का एक एटम हो रखा है, ऑक्सीजन के 3 एटम हो रखे हैं। और अगर इनमें भी चेक करूं तो कैल्शियम का एक ही एटम हो रखा है और ऑक्सीजन का तुम्हारे 3 एटम हो रखा है, तुम्हारे कार्बन के भी एक ही एटम हो रखा है। तो मतलब कि वैल्यू तो भाई सबकी बराबर हो रखी है, तो इसका मतलब है कि इनके मासेस भी बराबर होंगे। तो यही तुम्हारे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी जो तुम्हारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रपोज किया था लेवेसियर ने, उसको प्रूव करके दिखाया था। ये यश इसका आंसर बताऊं कि जो तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है जो तुम्हारे प्राउस्ट ने दिया था वो उसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है तुम्हारे डॉल्टन के एटॉमिक मतलब क्या कहते हैं उसके एजम्पशन को। कैसे कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, कि जो तुम्हारे सेम एलिमेंट होते हैं कंबाइन किए जा सकते हैं तुम्हारे एक या दूसरे रेशियो से या फिर बनाकर, या फिर जो तुम्हारा जो एलिमेंट होता है वो हमेशा फिक्स नंबर ऑफ उसमें मास पे ही कनेक्टेड होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। नहीं। तुम्हारा कांस्टेंट भैया प्रोपोर्शन का मतलब, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं CO2 लिखता हूँ H2 लिखता हूँ तो मेरे घर में जो तुम्हारा वाटर है उसमें भी हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल है ना। तुम्हारे घर में ऐसा नहीं कि तुम्हारे हाइड्रोजन में जो तुम्हारा पानी पाया जा रहा है उसमें 3 मॉलिक्यूल पाया जा रहा है। तो मतलब क्या है, प्रपोर्शन एकदम फिक्स्ड हो रखा है ना, जो मेरे पास है मेरा वही। और अगर प्रपोर्शन फिक्स्ड हो गया तो इसका मतलब क्या, मास भी फिक्स्ड हो गया। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया जो भी एलिमेंट होते हैं उनके जो भी एटम्स होते हैं, जैसे इसमें आपका जो एलिमेंट है वाटर है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दो हो गया। लेकिन अगर आपको एक कंपाउंड बनाना है, वाटर बनाना है, तो उसमें आपके हाइड्रोजन के 2 ही वो होने चाहिए। तो यही बता रहा है कि हाँ मास एकदम फिक्स्ड होता है उनका, मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर एकदम मतलब क्या कहते हैं उनका, ये सारी चीजें फिक्स होती है, तभी जाके आपका मतलब क्या कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव कर पाओगे। ये आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु, कि जब भी एटम कभी भी आपका मॉलिक्यूल्स या आयंस बनाएगा तो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि उसको मतलब क्या कहते हैं स्टेबल करेगा, कि वो मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या कहते हैं अरेंजमेंट ले लेगा नोबल गैस का तब वो जाके अपने आप को स्टेबल करेगा, या फिर मान लो कि जब वो अपने मास को जीरो कर लेगा तब वो जाके अपने आप को स्टेबल करेगा, या फिर जब वो अपने आप को रिएक्टिव कर लेगा तब जाके अपने आप को स्टेबल करेगा, जब वो एकदम मतलब क्या कहते हैं कि कार्बन का मतलब क्या कहते हैं 12 एटम ले लेगा तब जाके वो अपने आप को स्टेबल करेगा। जितने भी तुम्हारे मॉलिक्यूल होते हैं आयन होते हैं अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं, जब वो किसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर गैदर कर लेते, ले लेते, क्या ऑप्शन है? हाँ नोबल गैस का ले लेते हैं। पुरानी क्लासेस देखना सारे, तुम सबको समझ में आ जाएगा क्या चीज होता है। आ जाओ इसका आंसर बता दो ये अभिषेक, कि तुम्हारे डॉल्टन के एजम्पशंस के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि तुम्हारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करती है। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने तुमसे पूछा ऑप्शन था। सी। ऑप्शन सी ये आ गया, ठीक है। अब देखो कल से मॉलिक्यूल पढ़ाएंगे, है ना, आज क्वेश्चन लिख दे रहा,
और एटम्स के बारे में जो भी डिफरेंट था सब क्लियर हो गया। अब तुम लोग का जो मेन चीजें जो बहुत ज्यादा स्कूल में जाके परेशान करती हैं, वो सारी चीजें आएंगी। अब कहीं ना कहीं तुम लोग सब चीजें समझ ही चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मास नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। फिर इसको आराम से, तुम्हारा 2 नंबर का है, ठीक है, 2 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स with the help of कार्बन 12 एटम। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बस, ठीक है, ये बस इतना हो गया। फिर तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, हाँ, अदर देन नोबल गैस एटम्स, हाउ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट एग्जिस्ट, है ना, गिव एग्जाम्पल। ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 3 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो? No. नहीं ना? बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा, लिटरली बता रहे हैं। अगर एक बार अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो अबे यार ये दिखना नहीं चाहिए था, ठीक है, ये है ना। लेकिन ये जो एक्ट है ना, ये बहुत खराब एक्ट है, इसको मतलब कभी भी तुम लोग मत करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है, चाहे जो आ जाए। हाँ, और अपने आप को डिफेंड करो हमेशा, अगर कभी कोई भी गलत करता है ना, और हमेशा अपने सीनियर्स को बताओ कि देखो ये ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप सेफ रहोगे, ठीक।